नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछले कालांश में हमने पतझड़ में टूटी पत्तियां का दूसरा प्रसंग झैन की देन का सार समझा था, सार का अध्ययन किया था। और अब इस कालांश में हम पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ आरंभ होता है कि जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा। मैंने अपने एक मित्र से मतलब लेखक ने अपने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियां अधिक होती हैं? मानसिक। उसने जवाब दिया, मतलब लेखक के मित्र ने कहा कि मानसिक बीमारियां अधिक होती हैं यहाँ पे लोगों को। तो उसने जवाब दिया, उसने यानी लेखक के मित्र ने, यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं, मतलब मानसिक रोग है। इसकी क्या वजह है? कहने लगे, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे, मतलब होड़ करने लगे, प्रतियोगिता करने लगे। 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है कि जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं। यहाँ शब्दार्थ नीचे दिया गया है। दूसरा है, माने झेन की देन दूसरा नहीं, मतलब आगे है उसके, कि लेखक ने जापान के अपने मित्र से पूछा कि वहाँ के लोगों को सबसे अधिक कौन सी बीमारियां होती हैं। तो इस पर लेखक के मित्र ने जवाब दिया कि जापान के लोगों को सबसे अधिक मानसिक बीमारी का शिकार होना पड़ता है। जापान के 80% लोग मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं। तो लेखक के इस मानसिक बीमारी के इतना अधिक होने की वजह पूछने पर लेखक के मित्र ने उत्तर दिया कि उनके जीवन की तेजी औरों से अधिक है। जापान में कोई आराम से नहीं चलता बल्कि दौड़ता है, अर्थात सभी एक दूसरे के आगे जाने की सोच रखते हैं। मतलब वो जो पिछला पैरा हमने पढ़ा उसी के यहाँ पे व्याख्या है ये। जापान में कोई भी व्यक्ति आराम से बात नहीं करता, वे लोग केवल काम की ही बात करते हैं। यहाँ तक कि जब जापान के लोग कभी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं तो वे किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से ही बातें करते हैं। जापान के लोग अमेरिका से प्रतियोगिता में लग गए, जिसके कारण वह 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही खत्म करने की कोशिश करने लगे। वैसे भी दिमाग हमेशा तेज ही रहता है और अगर उसमें स्पीड का इंजन लगा दिया जाए तो उसकी रफ्तार में कई 1000 गुना तेजी आ सकती है। तो और वह दौड़ने लगता है। फिर एक समय ऐसा भी आता है जब दिमाग थक जाता है और टेंशन में आकर पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है कि जापान के लोगों में मानसिक बीमारी इतनी अधिक फैल गई है। अब अगले पैरे में आप देखें कि शाम को वह मुझे मतलब उनका मित्र, शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए। चाय पीने की यह एक विधि है, जापानी में उसे चा नो यू कहते हैं। वह एक 6 मंजिली इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और तातमी मतलब एक चटाई होती है कि जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। बाहर बेढप सा एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव इस पानी से धोए, तौलिए से पोंछे और अंदर गए। अंदर चाजिन बैठा था। हमें देखकर वह खड़ा हुआ, कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। दोजो
मतलब जापानी में बोलते हैं दोजो, हिंदी में कहीं आइए, तशरीफ लाइए, कहकर स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखाई, अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी, बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किए। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। वहां का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना यानी उबलने, खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। इसे टी सेरेमनी में यहाँ शब्दार्थ लिखा है कि टी सेरेमनी मतलब जापान में चाय पीने का विशेष आयोजन। चानोयू यानी जापान में टी सेरेमनी का नाम है। दफ्ती मतलब लकड़ी की खोखली सरकने वाली दीवार जिस पर चित्रकारी होती है। पर्णकुटी यानी पत्तों की बनी कुटिया। बेढबसा, बेडौलसा। चाजिन किसको कहते हैं? जापान यानी जापानी विधि से चाय पिलाने वाला जो व्यक्ति होता है उसे चाजिन कहते हैं। गरिमापूर्ण यानी सलीके से, भंगिमा, मुद्रा, जय जयवंती यानी एक राग का नाम, खदबदाना नहीं उबलना मैंने बताया था आपको। अब चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी, फिर वह प्याले हमारे सामने रख दिए गए। वहां हम 3 मित्र ही थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है, इसलिए वहां 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। हम ओठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा, फिर देखा कि दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई। मुझे लगा मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूं। यहां तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मिट्टी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। असल में दोनों काल मिथ्या हैं। एक चला गया मतलब भूतकाल चला गया और दूसरा आया नहीं यानी भविष्य जो अभी आया नहीं। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत भविष्य दोनों काल उड़ गए थे। केवल वर्तमान क्षण सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। जैन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों को। अब इसमें कहते हैं लेखक हमें बताना चाहते हैं। पाठ पूरा हो गया, उसी के आगे जो लास्ट गद्यांश था उसी का यहाँ पे व्याख्या है। लेखक हमें बताना चाहते हैं कि हम लोग या तो बीते हुए दिनों की अच्छी बुरी यादों में उलझकर रह जाते हैं या फिर आने वाले समय के बारे में सपने देखने लगते हैं। हम लोग या तो बीते हुए दिनों में रहते हैं या आने वाले दिनों में, जबकि दोनों ही समय झूठे होते हैं। वो इसलिए क्योंकि एक बीत चुका होता है और दूसरा अभी आया भी नहीं होता। तो बात आती है कि सच क्या है। तो लेखक कहते हैं कि जो समय अभी चल रहा है वही सच है और यह समय कभी ना खत्म होने वाला और बहुत अधिक फैला हुआ है। लेखक कहते हैं कि जीना किसे कहते हैं यह उनको चाय समारोह वाले दिन मालूम हुआ। जापानियों को ध्यान लगाने की यह परंपरा विरासत में झेन की देन से मिली है। यही पाठ समाप्त हुआ और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप इस पाठ को पूरा एक बार फिर से मतलब पढ़ लीजिए। छोटा पाठ है, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 1-2 बार आप वीडियो भी देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से पाठ, है ना। तो आशा रखता हूँ कि आप लोगों को इस पाठ का सारांश और पाठ भी समझ में आया होगा। फिर अब अगले वीडियो में हम इस पाठ के यानी अगले कक्षा में अगले कालांश में हम लोग इस पाठ के प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।